हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हम कर रहे थे गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर में हमने क्या किया था बेटा कि इट इज़ द नंबर ऑफ मिनिमम मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड। मतलब कि मैं आपको बताती हूँ कि 10 ml रेड गोल्ड सॉल्यूशन है, उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है 1 ml ऑफ 10% NaCl। अब अगर आप इलेक्ट्रोलाइट गोल्ड सॉल्यूशन में डालोगे तो उसकी कोगुलेशन होगी। ठीक है, इस कोगुलेशन को रोकने के लिए आप कितना मिनिमम अमाउंट में मिलीग्राम्स में प्रोटेक्टिव कोलाइड डालोगे, दैट प्रोटेक्टिव कोलाइड इज़ नोन एज गोल्ड नंबर। इसको जिग्मोंडी ने दिया था। ठीक है, समझ आ गया कि कितना मिनिमम मिलीग्राम में आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन डालना है ताकि प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड गोल्ड सोल हो सके, उसे कहते हैं गोल्ड नंबर। जो कोगुलेशन वैल्यू थी वो था कि कितनी मिनिमम कंसंट्रेशन आपने मिली मोल्स में इलेक्ट्रोलाइट की डालनी है कि 1 लीटर कोलॉइडल सॉल्यूशन की जो है कोगुलेशन हो सके। ठीक है, दैट इज़ योर कोगुलेशन वैल्यू। और ये है कितना मिलीग्राम में प्रोटेक्टिव कोलॉइड डालना है, दैट इज़ योर गोल्ड नंबर। ओके, फिर आगे हमने जेल पढ़ा था। जेल दो तरह के होते हैं, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक जेल। जेल क्या होते हैं? सॉलिड इन लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज जेल। जेल जो है ज़्यादा देर अगर पड़े रहें तो उनमें से पानी लूज होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वीपिंग ऑफ जेल और साइनेरिस। दो तरह के जेल होते हैं, एक इलास्टिक जेल और एक होते हैं नॉन इलास्टिक जेल। एज यू सी, नाम से क्लियर है, इलास्टिक का मतलब दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। जब उसमें आप पानी डालोगे तो दे विल चेंज इनटू जेल, और अगर आप पानी उड़ा दोगे तो उनकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वो अगेन क्या हो जाएंगे, सॉलिड बन जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर रिवर्सिबल नेचर बिकॉज दे चेंज इनटू सॉलिड ऑन डिहाइड्रेशन एंड बिकम जेल ऑन एडिशन ऑफ वाटर। बट दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नॉन irreversible because they cannot be converted into the liquid and solid again. ठीक है, दे आर irreversible because once converted into solid they cannot be reconverted back into gels. दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन बेटा आपने देखा होगा कि कई बार ना आपके घर के दरवाजे जो हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, बरसातों में वो फूल जाते हैं, फिर वो बंद नहीं होते बिकॉज वो जो मॉइस्चर है वो इम्बाइब कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ इम्बाइबेशन? द स्वेलिंग अप ऑफ द जेल्स व्हेन प्लेस्ड इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो जेल है वो इम्बाइबेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, वो स्वेल हो जाता है जब वो पानी में काफ़ी देर पड़ा रहे। ठीक है, फॉर इलास्टिक जेल के एग्जांपल है जेलेटिन, अगार अगार और स्टार्च। लेकिन नॉन इलास्टिक जेल जो है वो इम्बाइबेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता बिकॉज वो इरिवर्सिबल है, ना तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा ना ही पानी लूज़ करेगा। एग्जाम्पल जो है वो सिलिका जेल। तो इस तरह से आपको जेल पता लगे कि दो तरह के होते हैं। आगे बेटा इम्पॉर्टेंट जो आपका एक सॉल्यूशन था दैट इज़ इमल्शन। इमल्शन जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इमल्शन एंड इमल्सिफाइंग एजेंट, इस पे क्वेश्चन आम देखा गया है। तो इमल्शन जो कोलॉइडल सस्पेंशन थी वो क्या थी, जिसमें दो लिक्विड हम यूज़ करते थे। जो डिस्पर्जन फेज होता था वो भी लिक्विड होता था, जो डिस्पर्जन मीडियम होता था वो भी लिक्विड है। मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ठीक है, और दोनों जो लिक्विड होते हैं वो इमिसिबल होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, क्योंकि अगर वो मिक्स हो जाएंगे तो वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि इमल्शन जो है वो बरकरार रहे, इमल्शन जो है वो टूटे ना, वो सेटल डाउन ना हो सके, मतलब कि उनकी टेंडेंसी टू सेटल डाउन ना हो सके, तो उसके लिए हम उसमें एक एडिशनल सब्सटेंस डालते हैं। दैट एडिशनल सब्सटेंस जो इमल्शन को बनाए रखता है, इमल्शन को टूटने नहीं देता, दैट इज़ कॉल्ड इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है? ये लॉन्ग चेन कंपाउंड होता है जिसमें दोनों पार्ट होते हैं, पोलर भी होता है, नॉन पोलर पार्ट भी होता है। नॉन पोलर अपने आप को ऑयल के साथ अटैच करता है और पोलर पार्ट अपने आप को पानी के साथ अटैच करता है। इस तरह से पानी और ऑयल दोनों जो है टिके रहते हैं इमल्शन में। तो इमल्सिफाइंग कीप द ऑयल एंड वाटर टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने माइसील पढ़ा था ना, RCOONA। तो इसमें बेटा RCOO नेगेटिव, Na पॉजिटिव होता है। जो ये R पार्ट होता है दिस इज़ नॉन पोलर पार्ट। ठीक है, ये जो COO नेगेटिव वाला पार्ट होता है दिस इज़ पोलर पार्ट। तो COO नेगेटिव जो है वो किसका कंबाइन करता है, वाटर के साथ। जो एल्काइल ग्रुप होता है वो किसके कंबाइन करता है, ऑयल के साथ। इस तरह वाटर और ऑयल की जो इमल्शन है उसको वो संभाल के रखता है माइसील, या जिसे कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, अब इमल्शन भी दो तरह की होती है, एक ऑयल इन वाटर, एक वाटर इन ऑयल। देखो, ऑयल इन वाटर मतलब ऑयल कम है पानी ज़्यादा, ऑयल डिस्पर्जन फेज है, सॉल्यूट का काम कर रहा है, और पानी डिस्पर्जन मीडियम है, सॉल्वेंट का काम करता है। एग्जाम्पल मिल्क।
मिल्क में जो है वो फैट कम होती है, ऑयल कम होता है और पानी ज़्यादा होता है, तो दिस इज़ ऑयल इन वाटर टाइप। दूसरा वाटर इन ऑयल टाइप, इसमें उल्टा है, वाटर जो है वो कम है, डिस्पर्जन फेज़ है, और ऑयल क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, मतलब सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल बटर, क्रीम, ठीक है, ये सारे क्या है, वाटर इन ऑयल टाइप के एग्जाम्पल है। अब दो तरह की इमल्शन होगी, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाटर इन ऑयल है, कौन सी ऑयल इन वाटर है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन कैसे करनी है? आइडेंटिफिकेशन करने के लिए 3 टेस्ट किए जाते हैं। पहला है वाटर टेस्ट, कि जो भी आपके पास इमल्शन है, चाहे ऑयल इन वाटर है चाहे वाटर इन ऑयल है, इन दोनों जो आपको कोई भी दी हो उसमें पानी डाल लो। अगर तो पानी मिक्स हो जाए, सरफेस के ऊपर तैरे ना, अंदर तक चला जाए, डीप इनसाइड चल जाए, सरफेस के ऊपर तैरे ना, मतलब इसके उसमें पानी ज़्यादा होगा। अगर पानी ज़्यादा होगा तो वो ऑयल इन वाटर टाइप है। और अगर आपने पानी डाला और पानी सरफेस के ऊपर तैरता रहा, इसका मतलब उसमें ऑयल ज़्यादा है, तभी वो सरफेस के ऊपर तैरा, तो वो क्या हो जाएगी, वाटर इन ऑयल टाइप हो जाएगी। तो इन्होंने यही लिखा है, ऐड वाटर टू गिवन इमल्शन। अगर आपने चेक करनी है कि कौन सी है इन दोनों में से, तो वाटर ऐड करो। अगर वाटर मिक्स हो गया, ठीक है, इजीली मिक्स हो गया, सरफेस पे ना रहा, तो इसका मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, दैट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप है। लेकिन अगर पानी मिक्स नहीं हुआ, सरफेस पे तैरता रहा, इसका मतलब जो वो है वो वाटर इन ऑयल टाइप है। सेकेंड टेस्ट इज़ कंडक्टिविटी टेस्ट होते हैं। कंडक्टिविटी टेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास इमल्शन दी है उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो। अगर तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगा बेटा तो इलेक्ट्रोलाइट पानी में टूट जाएगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अगर कंडक्टिविटी बढ़ गई तो इसका मतलब उसमें पानी ज़्यादा है, तो वो ऑयल इन वाटर टाइप है। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला और कंडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं हुई, इसका मतलब उसमें ऑयल ज़्यादा है, क्योंकि ऑयल में इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हुआ, और अगर डिसोसिएट नहीं हुआ तो आयंस नहीं बने, आयंस नहीं बने तो कंडक्टिविटी बढ़ी नहीं। तो इससे कहते हैं कंडक्टिविटी टेस्ट। तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि वो वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। तीसरा है डाई टेस्ट। डाई टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक ऑयल सोल्यूबल डाई ऐड करते हैं इमल्शन में। जो भी हमारे पास इन दोनों में से जो भी इमल्शन है उसमें हमने डाई ऐड कर दी, जो सिर्फ ऑयल के साथ कलर देती है, वैसे कलर नहीं देती। तो अगर आपके डाई ऐड करने पे सारा सॉल्यूशन कलर हो गया, इसका मतलब उसमें ऑयल ज़्यादा है, क्योंकि डाई ने सिर्फ ऑयल के साथ ही कलर देना था। तो अगर ज़्यादा सॉल्यूशन कलर हो गया, इसका मतलब उसमें ऑयल ज़्यादा है, वो वाटर इन ऑयल टाइप है। लेकिन अगर कलर सिर्फ सरफेस पे आया, सिर्फ कुछ ड्रॉपलेट्स पे कलर नज़र आया, इसका मतलब उसमें ऑयल कम है, क्योंकि डाई ने तो ऑयल के साथ मिलके ही कलर देना है, पानी के साथ तो कलर देना नहीं है। तो अगर कलर कम आया, इसका मतलब उसमें ऑयल कम है, वो ऑयल इन वाटर है। अगर पूरा सॉल्यूशन कलर्ड हो गया, इसका मतलब वो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन है। तो इस तरह से 3 टेस्ट, वाटर टेस्ट, डाई टेस्ट और कंडक्टिविटी टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि विच टाइप ऑफ इमल्शन इट इज़, वेदर इट इज़ ऑयल इन वाटर टाइप और इट इज़ वाटर इन ऑयल टाइप। ओके, तो इस तरह से बेसिक मेजर पोर्शन ऑफ चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। आगे है कोलॉइडल सॉल्यूशन के फ़ायदे क्या हैं, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला फ़ायदा है रबर प्लेटिंग पे। रबर प्लेटिंग क्या होती है बेटा, कि जो द नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल्स फ्रॉम रबर सोल्स आर डिपॉजिटेड ऑन द वायर्स एंड हैंडल्स ऑफ द डिफरेंट टूल्स। रबर ग्लव्स आर फॉर्म्ड बाय रबर प्लेटिंग ऑन सुटेबल टेम्पलेट। कहता कि जो भी आपने देखा होगा, किसी हैंडल के ऊपर आपने रबर की कवरिंग देखी होगी, या आपने वायर्स के ऊपर रबर की कवरिंग देखी होगी, या रबर ग्लव्स देखे होंगे, तो बेसिकली वो क्या हो, रबर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं रबर सॉल्यूशन के, ठीक है। और वो क्या होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। तो रबर सॉल्यूशन के जो है कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, और जो कोलॉइडल पार्टिकल्स इनका यूज़ कहाँ किया जाता है, रबर प्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स पे। उसके बाद है सीवेज डिस्पोजेबल में इसका यूज़ किया जाता है। सीवेज डिस्पोजेबल में क्या होता है बेटा, जो सीवेज होता है वो भी कोलॉइडल इन नेचर होता है, क्योंकि सीवेज में होता है कोलॉइडल चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं। सीवेज में डर्ट होता है, रबिश होता है, वो सारे जो हैं चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं वो। और अगर वो कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो वो सेटल डाउन नहीं करेंगे। अब उनको सेटल डाउन करवाने के लिए, सीवेज के डिस्पोजल के लिए हम क्या करते हैं, जो डर्टी वाटर है उसको एक टनल में से पास करते हैं, जो भी सीवेज वाला डर्टी वाटर है जिसमें, क्योंकि सीवेज क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है। जैसे रबर क्या था, वो कोलॉइडल सॉल्यूशन था, नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल जो है वो पानी में रबर सोल बनाते हैं, फिर उस कोलॉइडल पार्टिकल का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स पे रबड़ को चढ़ाने के लिए, चाहे वो हैंडल्स पे हो, रबड़ के ग्लव बनाने हो। तो इस तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन का
यूज़ किया जाता है। दूसरा सीवेज डिस्पोजल के लिए भी कोलाइडल सॉल्यूशन का रोल क्या है, क्योंकि सीवेज जो है वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें जो है सीवेज पार्टिकल्स के ऊपर जो है चार्ज होता है, चाहे वो डर्ट हो चाहे वो रबिश हो। तो हम उनका डिस्पोजल कैसे करते हैं, क्योंकि उन पर चार्ज है तो वो सेटल डाउन तो होंगे नहीं, तो हम जितना भी डर्टी वाटर है एक टनल में से पास करते हैं, सारा सीवेज वाला पानी। फिर उस टनल में हमने इलेक्ट्रोड्स फिट किए होते हैं हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे से, ठीक है। तो जैसे ही डर्टी वाटर उसमें आता है, अब सीवेज जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। टनल में हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रोड्स पे भी दोनों चार्ज होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड दोनों होंगे। तो अगर सीवेज पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव के ऊपर जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जैसे ही वो न्यूट्रलाइज हुआ, जैसे उसका पार्ट न्यूट्रलाइज हुआ, वो सेटल डाउन कर जाएगा, क्योंकि उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और सीवेज में से पानी अलग हो जाएगा और जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो वो पार्टिकल्स जो सेटल डाउन हो गया उसको आप खाद के रूप में यूज़ कर सकते हो, और जो पानी सेपरेट आउट हुआ है उसे आप इरिगेशन के लिए यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो सीवेज वाटर कंटेन्स चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं डर्ट और रबिश के, वो सेटल नहीं करते। उनको सेटल डाउन करने के लिए, पानी में से रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको डर्टी वाटर को टनल में से पास करते हैं। टनल पे इलेक्ट्रोड्स लगाए होते हैं, पार्टिकल माइग्रेट करते हैं ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर उन पर पॉजिटिव चार्ज है सीवेज पार्टिकल पे तो वो नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरह, फिर उनकी कोगुलेशन हो जाएगी, उनके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, पानी अलग हो जाएगा। फिर जो डिपॉजिटेड पार्टिकल जो हैं जो प्रेसिपिटेटेड आउट हैं उनको हम मैन्योर खाद के रूप में यूज़ कर लेंगे, और जो वाटर बचा है उसको इरिगेशन के लिए यूज़ कर देंगे। तो इस तरह सीवेज डिस्पोजेबल में भी कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी का रोल है। अगला है कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। स्मोक प्रेसिपिटेटर क्या होते हैं बेटा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उनमें से जो धुआं निकलता है, तो वो धुएँ भी जो है कोलॉइडल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि गैस में, हवा में कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। डस्ट पार्टिकल इन एयर जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो वो जो स्मोक होती है उसमें नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, हवा में। तो फिर बेटा हम क्या करते हैं, चिमनियों में जो है जो कॉटरल प्रेसिपिटेटर इंस्टॉल करते हैं चिमनियों में, मतलब कि उसमें हम इलेक्ट्रोड्स फिट करते हैं चिमनियों में। तो जो आपका धुआं निकल रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल सॉल्यूशन है डस्ट पार्टिकल या कार्बन पार्टिकल का, तो वो जैसे ही कॉटरल प्रेसिपिटेटर में से पास होता है उसके इलेक्ट्रोड से ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे ही वो न्यूट्रलाइज हो जाता है तो जो धुआं है उसमें से जो कार्बन के पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो हवा है वो ऊपर चली जाती है। तो इस तरह से जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनको प्रेसिपिटेट आउट कर लिया जाता है, और वो हवा में मिक्स नहीं होते, और साफ़ हवा जो है वो एटमॉस्फेयर में भेज दी जाती है। तो कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर भी सेम यही काम करता है जैसे कि सीवेज डिस्पोजल में आपने काम किया है, कि जो स्मोक है वो नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स है कार्बन इन एयर का, जब उनको पास किया जाता है कॉटरल प्रेसिपिटेटर में, तो बेटा वो मेटल जो डिस्क जिन पे कि हाई पोटेंशियल पे जो मेटल इलेक्ट्रोड्स लगाए होते हैं प्रेसिपिटेटर में, उसके जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करके डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अल्टीमेटली जो साफ़ हवा है वो चिमनी के थ्रू बाहर निकलती है। मेडिसिन, जितनी भी आप मेडिसिन बेटा खाते हो वो सारी बेसिकली इमल्शन होती हैं, क्योंकि अगर वो इमल्शन की फॉर्म में होती हैं तभी वो आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो जितनी भी मेडिसिन बनाई जाती हैं उनको इफेक्टिव बनाने के लिए उनको कोलॉइडल फॉर्म में रखा जाता है, क्योंकि जो कोलॉइडल फॉर्म में मेडिसिन होती हैं वो आपकी बॉडी में ईजिली एसिमिलेट और इफेक्टिवली काम करती है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट हैं, जितने भी डेटॉल और लाइसोल्स हैं वो इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर टाइप, ठीक है। उनमें ऑयल कम होता है, पानी ज़्यादा होता है, तो दीज आर इमल्शन। तो ये भी सारे जो है कोलॉइडल इन नेचर ही होते हैं। मेटलर्जिक ऑपरेशन, जितने भी आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेसेस यूज़ करते हो, मोस्टली जो मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है अपनी ओर से, उनमें जो है बेटा हम ये कोलॉइडल पार्टिकल्स वाले फिनोमिना का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस अगर आपने पढ़ा हो, या अब मैं दोबारा से ही पढ़ाऊँगी मेटलर्जी चैप्टर जब पढ़ाऊँगी, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम ऑयल और वाटर की इमल्शन का यूज़ करते हैं। जब मैं ये प्रोसेस पढ़ाऊँगी तो आपको पता लग जाएगा। अभी आप सिर्फ याद कर लें कि मेटलर्जिक ऑपरेशन में जो है सल्फाइड ओर की जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसमें हम ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है बिल्डिंग रोड्स, कहते हैं बिल्डिंग बनाने में भी कोलॉइडल पार्टिकल का यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग बनाने के लिए एसफाल्ट का इमल्सीफाइड वाटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर एसफाल्ट का इमल्सीफाइड वाटर देखा जाए तो वो क्या है, वो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो उसका यूज़ बिल्डिंग और रॉक्स मटेरियल बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ कोलॉइडल सॉल्यूशन वाला चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब हम आगे कैटालाइसिस वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।